हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस के लिए फोर्थ क्लास होगी। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम देखा था। उसको मैंने आपको बताया था कि ये अधिनियम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कम से कम ये अधिनियम आपका 3 से 4 टॉपिक और कवर कराएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि 30 से 35% आपका पंचायती राज का सिलेबस सिर्फ इस अधिनियम से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? जैसे ये पंचायत है आपका, तो इसमें आप क्या पढ़ोगे? पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य, प्रशासन और संरचना। ये अलग से एक टॉपिक भी है उसमें, जो 16 टॉपिक हमने डिवाइड किए। तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी, यहाँ पे भी काम आएंगी, और यहाँ पे क्या होगा कि एक धाराएं भी आपको याद हो जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्लास थर्ड में आपका आया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें उसको। ठीक है, ये पार्ट आप लोग देखोगे पिछले पार्ट से काफ़ी सिंपल लगेगा, और लास्ट पार्ट और ज़्यादा सिंपल लगेगा। उससे छोटा भी है, वो 20 पेज की पीडीएफ थी, ये 14 पेज में आ गया है। तो ऐसे करके अब ये खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 है ये। वैसे आज के इसमें टॉपिक में आप क्या क्या जानने वाले हो? अध्याय 4 जानने वाले हो ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य तथा प्रशासन। अध्याय 5वां जानने वाले हो कि ग्राम पंचायत की संपत्ति क्या होगी, निधि क्या होगी, कैसे काम करती है। अध्याय 6 में आप न्याय पंचायत देखोगे सारा, कि कैसे न्याय पंचायत बनती है, कौन उसके पंच होते हैं, सरपंच कौन बनता है, कैसे काम करती है, दीवानी मामले देख सकती है कि फौजदारी देख सकती है, कितना अर्थदंड लगा सकती है। ठीक है, तो इनका प्रोसेस क्या है, क्रियाविधि क्या है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में हम न्याय पंचायत में देखेंगे। आज की क्लास में ये सारा सब कुछ आ जाएगा। यहाँ तक कि राज्य का जो वित्त आयोग है वो भी आज की क्लास में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्याय 4 में धारा 15 से शुरू होता है, तो धारा 15 जान लीजिए कि देखो, ये जितने भी काम हो रहे हैं पंचायतों के मामले में, एक ध्यान रखना, पंचायतें राज्य सरकार, मैक्सिमम चीज़ें तो राज्य सरकार ही डिफाइन कर देती है। कुछ चीज़ों के लिए राज्य के विधानमंडल पे जाना पड़ता है, कानून पास कराना पड़ता है, नहीं तो मैक्सिमम चीज़ें डिसाइड कौन करती है? राज्य सरकार। तो सब राज्य सरकार के रहमो करम पे हो रहा है। ये हर जगह एक प्रकार का एक्सेप्शन रहेगा कि राज्य सरकार चाहे तो इसको ऐसा कर सकती है। ये चीज़ आएगा, मतलब ये होगा कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन कौन? राज्य सरकार कर सकती है, ये ध्यान रखना। तो राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्यों का संपादन करेगी या कृत्यों का संपादन करेगी। तो अगर आपने 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा हो, अब वो इसके लिए तो पढ़ा नहीं होगा, यहाँ तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। जिन लोगों ने यूपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए पढ़ा होगा तो उनको पता होगा 29 विषय होते हैं जो ग्राम पंचायतों को मिले हैं, और 18 विषय मिले हैं आपके क्या, नगर पालिका वगैरह को। तो 29 विषय से रिलेटेड ही ये सारे कृत्य हैं यहाँ पे, कि क्या क्या कृत्यों का संपादन करेगी। सबसे पहले 15(1), तो ये आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। पिछली क्लास में भी किसी स्टूडेंट का आया था कि सर ये धारा 14 का 2 और 1 ये नहीं होगी, 14 का 2 ही आपने लिखा है, 1 भी लगेगा। देखो इतना अंदर नहीं जाना, मैंने वहाँ पे भी बोला 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 का, और अगर सब पार्ट है तो एक आध और चले जाओ, उससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछेंगे। तो सेम यहाँ पे है कि 15 है, लेकिन उसका पहला पॉइंट है तो आपको याद करना है, कर लो, नहीं तो क्या है, लाइन से ये याद कर लो, अपने आप याद रहेगा कि 15 का 1 ये था, 2 ये था। तो पहला कार्य क्या है इसका? कृषि और कृषि का विस्तार। विस्तार क्या होता है? कृषि में न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी प्लस भूमि सुधार को अपनाना, तो कृषि और कृषि का विस्तार। दूसरा क्या है? भूमि विकास, चकबंदी, भू सुधार, यहाँ पे जमींदारी उन्मूलन भी आ जाएगा। ये दूसरा काम है ग्राम पंचायतों का। तीसरा क्या है? लघु सिंचाई परियोजना, जैसे तालाब वगैरह, तालाब, चेक डैम वगैरह, इनका निर्माण कराना। अगला कौन सा है? 15(4), पशुपालन, दुग्ध, कुक्कुट पालन, ये सब काम कराना। ये विषय है ग्राम पंचायतों के, इसके लिए फंड आता है, यही सारे काम होते हैं। बहुत ध्यान रखना, इनमें से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला 15(5) क्या है? मत्स्य पालन, मछली पालन। 15(6) क्या है? सामाजिक और कृषि वानिकी। ये चीज़ बंदरोगा के टाइम पे भी बताई होगी कि सामाजिक वानिकी क्या होती है और कृषि वानिकी क्या होती है। कृषि वानिकी में खेत के साथ मेड़ों पे पेड़ लगा देते हैं, ठीक है, जो मेड़ होती हैं। और सामाजिक वानिकी में जो समाज समुदाय होता है, ग्राम समुदाय, वो साथ मिलके वानिकी करता है। फिर लघु वनोत्पाद। लघु वनोत्पाद क्या होते हैं? ये भी बंदरोगा वाले जान रहे होंगे। जैसे आपका तेंदुपत्ता, बीड़ी बनाने में यूज होता है, चिरौंजी। तो जो वन से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, लकड़ी के अलावा बाकी सारे उत्पाद लघु वन उत्पाद कहलाते हैं। फिर लघु उद्योग,
लघु उद्योग और कुटीर उद्योग ये दोनों गांव के विषयों में आते हैं। फिर अगला चिकित्सा, स्वच्छता और टीकाकरण भी आता है इसी में। ठीक, जन्म या मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण, तो जन्म, मृत्यु तथा विवाह का रजिस्ट्रीकरण का कार्य भी ग्राम पंचायत संपन्न कराती है। फिर आपका 15-23 है, ये देखो बीच के जो थे ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो हटा दिए कि ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। 15-28 इंपॉर्टेंट है, जो कमजोर वर्ग हैं समाज के, SC और ST विशेषतया, इनके कल्याण के लिए ग्राम समाज या ग्राम पंचायत क्या करेगी, योजनाएं चलाएगी। 15-29 क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका काम भी कौन, ग्राम पंचायत करे। अगली धारा पे चलते हैं। धारा 16 क्या कहती है, आपको क्या करना है, देखो अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, कम से कम 3 मंथ हैं आप लोगों के पास। आपको क्या है, इस चीज़ को जैसे ही आप दोहराओगे ना 2-3 बार, केवल पढ़ते रहना, बहुत आसान हो जाएगी। लास्ट टाइम में हमने 3 अधिनियम कराए थे, वन अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम। तीनों अधिनियम में कम से कम हर अधिनियम में 90 धाराएं थी, उनकी उपधाराएं भी थी। शुरुआत में हमने 40-40 धाराएं कराई, लास्ट में स्टूडेंट सामने ही डिमांड कर रहे थे सर जो छूट गई उनको भी करा दीजिए, क्योंकि उनकी वो पुरानी हो गई थी। इसलिए इस बार हमने क्या किया, मैक्सिमम धाराएं पहली ही क्लास में दे दी कि ये चीज़ आप डिमांड बाद में करोगे, क्योंकि याद जैसी होती जाएंगी ये आसान होता चला जाएगा। धारा 16 क्या है, कृत्य जो ग्राम पंचायत को दिए जा सकते हैं, तो ऐसे कार्य जो ग्राम पंचायत को सौंपे जा सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा, या जो राज्य सरकार का प्राधिकारी है वो दे सकता है। तो प्राधिकारी के रूप में मेनली कौन होता है, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, मुख्य प्राधिकारी तो यही होता है जिला का, या निचला कोई BDO वगैरह भी सौंप सकता है कोई छोटे मोटे काम है। ठीक, तो वन व्यवस्था, बंजर भूमि, चारागाह भूमि और खाली पड़ी भूमि, इन सब की व्यवस्था करना ये कार्य सौंपे जा सकते हैं किसको, ग्राम पंचायतों को। अगली धारा देख लेते हैं 16 का, ये क्या है कि ग्राम पंचायतों की अधिकार सीमा से अगर बाहर स्थित भी संस्थाएं हैं ना, तो ग्राम पंचायत को ये अधिकार होगा कि वो इन संस्थाओं को चंदा दे, फंड दे, एक प्रकार का दान दे। ठीक है, लेकिन ये दान कैसे देगा, राज्य सरकार की आज्ञा से, बिना इनकी आज्ञा से कुछ भी पत्ता नहीं हिलेगा। ठीक है, तो इनका जो अधिकारी होगा उससे आज्ञा लेना मतलब राज्य सरकार से ही आज्ञा ले रहे हो आप। धारा 17 देख लेते हैं क्या है, जो सार्वजनिक सड़कें हैं गाँव की, जो पब्लिक रोड्स हैं, है ना, जलमार्ग हैं गांव के, तथा अन्य मामलों के संबंध में ग्राम पंचायत के अधिकार दिए गए कि इनका निर्माण कर सकती है, रख रखाव कर सकती है, मरम्मत करा सकती है, ये सारे काम किसके हैं, ग्राम पंचायत। फिर धारा 18 ये क्या बोलती है, सफाई हेतु कार्य, ग्राम पंचायतें जो हैं साफ सफाई के लिए, जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है ना, इसके लिए ग्राम पंचायतों के लिए अलग से फंड आता है, ध्यान रखना। तो सफाई के लिए भी ग्राम पंचायतें क्या कार्य कर सकती हैं। कभी देखता है ड्राइव चलाती हैं एकदम सफाई, स्कूलों वगैरह के पास जाती हैं, पूरी एकदम से सफाई करा देंगी, तालाबों की सफाई करा देंगी, गलियों की सफाई करा देंगी, मच्छर जो है मारने वाली दवा छिड़क करा देंगे, ये सारे काम होते हैं। धारा 19 क्या बोलती है, स्कूलों तथा अस्पतालों का संधारण और सुधार, मतलब स्कूल और अस्पताल हैं एक तो इनको बनवाना, इसके बाद मरम्मत कराना, अपग्रेड कराना और सुधार करना, ये सारा काम किसका है, ग्राम पंचायत होगा। धारा 20 देख लेते हैं। कई ग्राम पंचायतों के किसी समूह के लिए संयुक्त प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय की स्थापना, सड़क और पुल बनाना, मतलब केवल एक ग्राम पंचायत की बात नहीं हो रही है, एक ग्राम पंचायत का अधिकार होगा कि अगर किसी एक के फंड में नहीं आ रहा है तो 2-3 ग्राम पंचायतें मिलकर आवेदन कर सकती हैं, तो 3 ग्राम पंचायतों के लिए क्या होता है, एक प्राइमरी, कॉमन प्राइमरी स्कूल बन जाता है, अस्पताल बन जाते हैं। ऐसे करके पहले होते थे, अब तो फंड इतना आने लगा कि हर ग्राम पंचायत में प्राइमरी स्कूल तो बन ही गया है। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल जिसको बोलेंगे संयुक्त प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय की स्थापना, सड़क और पुल का बनवाना, ये सारे काम भी होते हैं। अच्छा, ये क्लास के बाद जैसे ये 3 पार्ट में खत्म होगा, अगला आएगा आपका क्षेत्र पंचायत अधिनियम, इसके बाद जिला पंचायत। ये दोनों क्या है, शॉर्ट में हो जाएंगी, एक क्लास, मैक्सिमम एक क्लास लगेगी इसको, और दोनों एक ही में वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि इसमें हर एक क्लॉज में नहीं जाना है। इसमें ग्राम पंचायत के कृत्य क्या है क्या नहीं है इसमें तो नहीं होंगे, तो वो आपको नहीं जाने हैं कि क्षेत्र पंचायत के कृत्य वगैरह अधिकार ये सब आपके उसमें नहीं, ग्राम पंचायत के मेनली हैं कोर्स में, इसलिए इसमें हम डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं धारा 22, ग्राम पंचायत किन किन मुद्दों पर सिफारिश कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 22 का खा,
पंचायत क्षेत्र में कार्य करने वाले, जो ग्राम पंचायत है उसमें कार्य करने वाले सिंचाई विभाग का जैसे एक कर्मचारी होता है, जैसे बोला जाता है पतरौल। पटवारी को तो सब लोग जानते हैं, लेखपाल। इसके डीवी के लिए लोग, डीवी चल रहा है, लोग बोल रहे हैं जिन लोगों का हो भी गया है कहीं अच्छी जॉब में या जिन ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं वो इसके डीवी को स्किप भी कर सकते हैं, बाकी लोगों का भला हो जाएगा इससे। ठीक है, तो पटवारी चौकीदार को नियुक्त करने, स्थानांतरित करने अथवा बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकती है। तो देखो इसके अधिकार कितने होते हैं, नियुक्त करने की भी सिफारिश कर सकती है, ट्रांसफ़र करने की भी सिफारिश और बर्खास्त करने की भी सिफारिश कर सकती है। लेकिन वो चीज़ होगी नहीं होगी वो किसके हैंड में है, राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं। ठीक है, ये यहाँ से सिफारिश भेज सकती है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ट्रांसफ़र तो हो ही जाता है, अगर लेखपाल का ट्रांसफ़र कराना चाहे तो ग्राम पंचायत करा सकती है। धारा 23 में चले आते हैं। कुछ कर्मचारी, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पंचायत क्षेत्र के लिए काम कर रहे होते हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए, उनका कुछ मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार और बुरा आचरण। दुर्व्यवहार क्या है? दुर्व्यवहार है कि अगर वो किसी के साथ बात नहीं सुन रहे हैं, अपने काम को सही से नहीं कर रहे। बुरा आचरण मतलब भ्रष्ट आचरण। ये सब काम हो तो इसकी शिकायत पंचायत कर सकती है, जांच करने की, रिपोर्ट करने का भी अधिकार है। तो कुछ कर्मचारियों के गलत आचरण की जांच करने और रिपोर्ट करने का अधिकार है। पंचायत में रहने वाले किसी व्यक्ति से विभिन्न कर्मचारियों के खिलाफ, मतलब ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो पंचायत में रहता है वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, शिकायत करेगा। किसको? पंचायत को। तो यही लिखा है, ये शिकायत प्राप्त करने का अधिकार होगा और ये शिकायत आगे ट्रांसफ़र कर देगी किसको? पंचायत, जो उचित प्राधिकारी होगा उसको। तो पंचायत में रहने वाले किसी व्यक्ति से विभिन्न कर्मचारियों के खिलाफ कर्तव्य पालन में किसी औचार मतलब मिसकंडक्ट के संबंध में शिकायत। अब वो जो शिकायत है मौखिक नहीं, कुछ साक्ष्य भी देने पड़ेंगे। साक्ष्य प्राप्त होने पर समुचित प्राधिकारी के पास भेजेगी, वो प्राधिकारी उस पर जांच करेगा और जांच रिपोर्ट ग्राम पंचायत को भेजेगा, मतलब अवगत करा देगा कि ऐसा ऐसा निकला इसमें। अगर कोई, अब किस किस के खिलाफ ये सब हो सकता है? कोई टीका लगाने वाला है जो ग्राम पंचायत में टीका लगाने का काम कर रहा है, पटवारी, मैंने बोला ये पटवारी। और पतरौल, पतरौल कौन होता है? सिंचाई विभाग का। चौकीदार रहता है हर गांव में एक, वो चपरासी गांव का। कांस्टेबल भी जो गांव में ड्यूटी कर रहा है उसके खिलाफ भी ग्राम पंचायत क्या है, जांच की सिफारिश कर सकती है। सरकारी स्कूल के टीचर वगैरह, इनके खिलाफ भी ग्राम पंचायत क्या कर सकती है, सिफारिश कर सकती है कि इनके खिलाफ जांच की जाए। अब आते हैं धारा 25 पर। धारा 25 क्या है? राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में सेवा हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति। तो इन्होंने एक लिस्ट बना दी है, वो लिस्ट यहाँ देना उचित है नहीं क्योंकि काफ़ी बड़ी लिस्ट है, उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन धारा 25 में उन कर्मचारियों का वर्णन है जिनको ग्राम पंचायत में सेवा हेतु राज्य सरकार क्या है, नियुक्त कर सकती है। ठीक है, अब पहला जो कर्मचारी होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है धारा 25 का में। कौन है वो कर्मचारी? सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी को नियुक्त करेगी। तो राज्य सरकार धारा 25(1) में, तो 25(1) ये है, इसमें एक कर्मचारियों की लिस्ट है। तो इनमें जिन जिन कर्मचारियों का वर्णन है 25(1) में, उनमें से एक को क्या सेक्रेटरी नियुक्त करेगी, बस यही है। तो सेक्रेटरी नियुक्त करने वाली धारा कौन सी है? 25 का या 25(a). आगे चलते हैं, धारा 26, ग्राम पंचायतों के सदस्यों के अधिकार। क्या क्या अधिकार हैं ग्राम पंचायत के सदस्यों के? देखो, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? प्रधान होता है, उसके कुछ सदस्य होते हैं, जो मैंने बताया था कि 1000 तक अगर जनसंख्या है गांव की तो 9 सदस्य होंगे। तो जब इतने सदस्य हैं तो इनके क्या है, कुछ अधिकार भी होंगे। तो कोई भी सदस्य जो है ना, वो किसी विषय से रिलेटेड, वो विषय होना चाहिए जो ग्राम पंचायत के अंडर में आता है, संकल्प प्रस्तुत कर सकता है उस विषय पर। ठीक है, प्लस किसी भी विषय पर प्रश्न भी पूछ सकता है। कोई भी कार्यवाही चल रही हो, कोई निर्माण कार्य चल रहा हो, कोई विकास का काम चल रहा है, उस विषय पर नीतिगत प्रश्न भी पूछ सकता है व्यक्ति। आगे चलते हैं, धारा 28। धारा 28 क्या बोलती है? न्याय पंचायत कौमा ग्राम पंचायत संयुक्त समिति। ठीक है, अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य। तो न्याय पंचायत तो आपको पता है, ग्राम पंचायतों की संयुक्त समिति बनती है, मतलब एक ग्राम पंचायत है, 2 ग्राम पंचायत है, तो दोनों अगर मिलकर एक समिति बनाना चाहें तो इनकी एक संयुक्त समिति बन जाती है। तो ग्राम पंचायतों की संयुक्त समिति और अन्य समितियां जो ग्राम पंचायत बनाती है, इनके प्रत्येक सदस्य को क्या माना जाएगा? जनसेवक। ये कहाँ वर्णन है? उसी तरह माना जाएगा जो IPC 1860 की धारा 21 में वर्णित है। आगे चलते हैं,
28 का 28 क्या बोलती है? ग्राम पंचायत की एक भूमि प्रबंधक समिति होगी। सबसे इम्पोर्टेंट समिति यही है, क्योंकि ग्राम पंचायत गांव में होता क्या है? कृषि का कार्य, और भी जो आपको बनवाना है चीज़ें चाहिए तो वह भूमि चाहिए। तो भूमि के प्रबंधन के लिए एक भूमि प्रबंधक समिति होती है, वही इस भूमि को भी मैनेज करती है, बंजर भूमि को भी मैनेज करती है, मेले वगैरह त्यौहार वगैरह के लिए भी जो बाजारों के लिए भूमि चाहिए उसको भी मैनेज करती है। तो 28 खा में इसके कार्य दिए गए हैं भूमि प्रबंधक समिति के। क्या क्या हैं? ग्राम पंचायत की संपत्ति का प्रबंध करना, परीक्षण तथा नियंत्रण का भार इसी समिति पे होता है, वन तथा वृक्षारोपण रोकना, जैसे बंजर भूमि है तो इस पर वृक्षारोपण वगैरह होगा तो उसको देखना और संगठित करना उसको अच्छी तरीके से। आगे संचार के साधन जो ग्राम पंचायत में निकले हुए हैं उनकी रक्षा करना, हाट बाजार मेलों का प्रबंध करना, जो हाट लगती है बाजार मेले लगते हैं उन सब का प्रबंध करना, तालाबों को बनवाना, तालाबों हेतु भूमि की व्यवस्था करना, जमींदारी उन्मूलन जो कानून है उसको लागू करवाना, ये सारे काम किसके हैं? भूमि प्रबंधन समिति के। अब देख लेते हैं ग्राम पंचायत की समितियां कौन कौन सी होती हैं। तो धारा 29 इससे रिलेटेड है। 28 का आपकी क्या है? भूमि प्रबंधक समिति होगी, ये लिखा है। भूमि प्रबंधक समिति के कार्य क्या क्या होंगे? 28 खा है। अन्य समितियों की बात कहाँ होगी? 29 में। तो ग्राम पंचायत की अन्य समितियां कैसे बनेंगी? जो राज्य सरकार के कानूनों में जो निर्देश दिए हैं उसी के आधार पर बनेंगी। ग्राम पंचायत समितियां गठित करेगी। जो समिति होगी उसमें कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होंगे प्लस एक अध्यक्ष होगा। तो ठीक है, अध्यक्ष समेत 7 लोग होंगे। उनमें से भी कंडीशन लगाइए कि एक व्यक्ति एससी से होना चाहिए, एक व्यक्ति एसटी समुदाय से होना चाहिए अगर वहाँ पे है। अगर एसटी उस ग्राम में नहीं है तो नहीं होना चाहिए, एससी जनसंख्या नहीं है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जनसंख्या है तो एक व्यक्ति एससी एसटी से, एक ओबीसी से, एक महिला होनी चाहिए इस समिति में जो सदस्य के रूप में काम करेगी। धारा 30 देख लेते हैं। 2 या अधिक पंचायतें मिलकर एक संयुक्त समिति बना सकती है। तो धाराएं जरूर याद रखना कि संयुक्त समिति का प्रावधान किस धारा में है, तो धारा 30 हो जाएगी। आगे चलते हैं। अध्याय 5वां, यहाँ पे अध्याय 4 जो ग्राम पंचायत है उसकी समितियां वगैरह समाप्त हो गई। अब देखेंगे हम अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? भूमि का अर्जन। ग्राम पंचायत की जो भूमि है कैसे अर्जित करती है, उस भूमि का कैसे यूज करती है। ग्राम निधि, निधि मतलब फंड, फंड मतलब पैसा। तो जैसे देश की निधि होती है संचित निधि, राज्य की भी एक संचित निधि होती है, ऐसी एक ग्राम निधि होती है। उसमें पैसा कहाँ से आएगा? केंद्र से भी कुछ अनुदान मिलता है पंचायतों को, एक फिक्स हिस्सा भी मिलता है, वो जाता है। राज्य से एक फिक्स हिस्सा मिलता है राज्य के करों का, वो जाएगा। राज्य से अनुदान मिलेगा, वो मिलेगा। प्लस पंचायतें, जैसे ग्राम पंचायत है तो वो अपने कुछ कर लगाती है, कुछ शुल्क वसूलती है, कुछ जुर्माना लगाती है, कुछ संपत्तियों को बेच के भी ये सब पैसा क्या है? ग्राम पंचायत कमाती। ये सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? इसी में, निधि में। अब आते हैं निधि पर। धारा 32 क्या बोलती है? प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक ग्राम निधि होगी, एक फंड होगा। ठीक है। धारा 32 का बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य वित्त आयोग की बात करता है। जब फंड की बात आ गई तो वित्त आयोग आना जरूरी है। इस वित्त आयोग का जिक्र कब? जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसमें किया गया था, इसी के आधार पर बना था। तो सीधा आ जाते हैं कि इसमें राज्यपाल को निर्देश दिया गया था कि राज्यपाल 73 में संविधान संशोधन लागू होने के 1 वर्ष के अंदर जितने भी शीघ्र हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल ले सकते हो, लेकिन उसमें लिखा है यथाशीघ्र एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। और जब ये वित्त आयोग का गठन हो जाएगा तो इसकी जो सिफारिशें होंगी वो तो चलती रहेंगी। 5 साल तक इसका कार्यकाल होगा। 5 साल के बाद क्या करेंगे? तीनों पंचायतों के लिए फिर से एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो बस ऐसे चलता रहेगा कि 1 वर्ष के अंदर पहला कर देना और हर 5 साल पर फिर अगले वित्त आयोग का गठन करना, ये राज्यपाल का काम होगा। ठीक है। तो 73 में संविधान संशोधन लागू होने के 1 वर्ष के अंदर, उसके पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष के अवसान पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक तो पुनर्विलोकन करेंगे, प्लस राज्यपाल को कुछ विषयों पे सिफारिश देंगे। जैसे केंद्र का वित्त आयोग है तो ये क्या काम करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा कैसे हो, क्या फॉर्मूला अपनाया जाए जिससे केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा हो, केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान कैसे दिया जाए, किस बेस पे दिया जाए, इसका भी ये काम करता है।
प्लस तीसरा काम ये क्या करता है, जो राष्ट्रपति इसको और अन्य चीज़ें दे, अन्य विषय दे, उस पर भी ये सुझाव देगा। चौथा काम क्या करता है कि राज्य की संचित निधि को कैसे इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि वो पंचायतों को अनुदान वगैरह दे पाए, फंड दे पाए। ये केंद्र के होते हैं। सेम राज्य का जो वित्त आयोग है उसके क्या काम होते हैं, अभी यहाँ से समझ लो कि वो भी क्या करता है, राज्य के जो कर हैं उनमें पंचायतों को, तीनों स्तर की पंचायतों को किस हिसाब से कितना परसेंटेज जाना चाहिए, इसका डिसीजन मतलब एक प्रकार का सुझाव कौन देता है, राज्य का वित्त आयोग देगा। दूसरा देगा अनुदान का सुझाव। करों में हिस्सा तो इनका हक हो गया, अनुदान क्या है, हर साल डिसाइड होते हैं। तो अनुदान किस राज्य को कितना अनुदान दे दिया जाए, ये राज्यों, ये पंचायतों को लौटाना नहीं पड़ता। ठीक है, कर का हिस्सा भी नहीं लौटाना पड़ता, अनुदान भी नहीं लौटाना पड़ता, जो लोन देती है ना राज्य सरकार वो लौटाना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, राज्य वित्त आयोग। देख लेते हैं क्या क्या काम है। तो राज्यपाल को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश करने हेतु एक वित्त आयोग का गठन करेंगे राज्यपाल। कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहला है राज्य के करों का राज्य तथा तीनों पंचायतों के बीच वितरण। तो राज्य के जो टोटल कर हैं उनको किस हिसाब से तीनों पंचायतों के बीच बांटा जाए। ऐसे शुल्क, पथकर तथा फीस जो इन तीनों पंचायतों द्वारा लगाए जा सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिपेंडेंट चीज़ दे दी कि ऐसे कौन कौन से शुल्क होंगे, कर होंगे जो ये तीनों पंचायतें खुद लगाएंगी, खुद वसूल करेंगे और इन्हें किसी से भी उसको साझा ना करना पड़े। तीसरा क्या है, राज्य की संचित निधि से तीनों पंचायतों को अनुदान दिया जाए, इस पर भी ये सिफारिश करेगी। तो ये राज्य वित्त आयोग के सारे काम हैं और किन किन विषयों को ये देखते हैं वो भी आ गया। इनकी संरचना क्या होती है, एक अध्यक्ष होगा इसमें और 2 सदस्य होंगे, तो 1+2 की इसकी संरचना होगी। अब सीधा धारा 34 पे आ जाते हैं। क्या है धारा 34, ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति, ये तो इसका टाइटल है। तो कौन कौन सी संपत्ति है जो ग्राम पंचायत में निहित होगी, इस पे बात करेंगे। तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में स्थित समस्त सार्वजनिक संपत्ति, बाजार, मेले जो ग्राम पंचायत की भूमि पर लगते हैं, उनके प्रबंधन, विनियमन, इन सब का अधिकार किसको होगा, ग्राम पंचायत को होगा। तो जो बाजार है, मेले हैं, सारी संपत्ति जो सार्वजनिक है ग्राम पंचायत के अंडर में आती है, इन सब का कैसे विनियमन किया जाए, रख रखाव किया जाए, किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, कौन सा चीज़ में क्या सुधार करना, ये सारा काम ये कर सकती है, निर्णय ले सकती है। धारा 36 किससे रिलेटेड है, उधार लेने की शक्ति। ग्राम पंचायत उधार ले सकती है, लेकिन राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही उधार ले सकती है। जो राज्य सरकार ने नियत प्राधिकारी किया उससे आज्ञा के बाद बैंकों से उधार ले सकती है विकास कार्यों के लिए। धारा 37 देख लेते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा करों और शुल्कों का अधिरोपण। तो ग्राम पंचायत कुछ कर खुद से लगा सकती है और शुल्क भी वसूल कर सकती है। कर में अंतर है, कर में हर चीज़ हो, शुल्क में अगर वो काम आप करने जा रहे हो तभी आपको देना पड़ेगा। कर क्या होता है कि किसी चीज़ पे लगा दिया, जैसे बैल है तो बैल आप पशु अगर कर रहे हो, पशु पे कर लगा दियो, आपके पास पशु हैं तो पर पशु के हिसाब से आपको कर देना है। लेकिन अगर मंदिर है और मंदिर में शुल्क लगा दिया है कि यहाँ आपको जाना है तो इतने रुपए शुल्क देना पड़ेगा, तो आपको फिर जब आप जाओगे तभी आपको देना है, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक, अब ग्राम पंचायत द्वारा करों तथा शुल्कों का अधिरूपण किस किस चीज़ में, प्रेक्षागृह, चलचित्र, मनोरंजन, वाहन, पशु, हाट बाजार, मेले, बधशालाओं, जल शुल्क, साफ सफाई के लिए अलग से कोई कर लगा सकती है। इन सब पे ग्राम पंचायतें क्या है, शुल्क लगा सकती हैं और कर लगा सकती हैं, वसूल भी कर सकती हैं, जिससे इनकी निधि क्या होती है, मजबूत होती है। ये देखो नॉर्थ साइड तो ये कम दिखेगा, अगर आप ये चीज़ गुजरात चले जाओगे ना तो गुजरात में कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो शहरों से ज़्यादा विकसित हैं। ठीक है, कुछ पंचायतें, भुज के पास है एक गाँव, वो तो पूरा NRI गाँव है, उसमें हर दुनिया के हर बड़े बैंक का आपको मिलेगा। और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं 2-3 गाँव कच्छ में विजिट करके आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त गाँव है। गाँव मतलब शहर को मात देते हैं वो गाँव। चौड़ी एकदम सड़कें, चौराहे, पेड़, पार्क, हर चीज़ मिलेगी तुमको वहाँ पे, तालाब मिलेगा, गंदगी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। वो क्या करते हैं, गाँव के लोगों के ऊपर एक प्रकार का कर होता है, वही स्वैच्छिक कर होता है, गाँव के लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हम अपनी उससे इतना देंगे, फिर उसी गाँव का विकास होता है। हर उस पर सोलर पैनल मिल जाएंगे आपको, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं, धारा 39, न्याय पंचायत के व्यय ग्राम निधि पर भारित होंगे। तो जो ग्राम पंचायत की फंड होगी, ग्राम निधि होगी, उसमें न्याय पंचायत के भी जो व्यय होंगे वो भारित होंगे, ये बात है। भारत मतलब इस पे मतदान नहीं होगा, ग्राम पंचायत का एक बजट भी होता है, ध्यान रखना। उस बजट में क्या होता है कि 1 सेकंड,
1/2 मतलब 50% से अधिक लोग तो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मतदान होगा। मतदान के लिए फिर सामान्य बहुमत होना चाहिए। सामान्य बहुमत ये होता है कि जितने लोग उपस्थित हैं, 10 लोग उपस्थित हैं तो इसमें से 6 लोगों को पक्ष में मतदान करना है। इस प्रकार से हर साल ग्राम पंचायत का एक बजट पास होता है। लेकिन जो चीज़ भारत होती है, भारत में क्या होता है, फिर उस पर वोटिंग नहीं होगी, सीधा आपको देना ही पड़ेगा। तो ग्राम निधि पे ये भारत होते हैं न्याय पंचायत के व्यय। धारा 40 देख लेते हैं, लेखा परीक्षा से। अब जो भी व्यय हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, तो इनसे संबंधित कागजात सुरक्षित रखने पड़ते हैं और इसका समय समय पर लेखा परीक्षण कराना पड़ता है। और दोनों के, चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे न्याय पंचायत हो, इन दोनों का लेखा परीक्षण होता है। धारा 40 इससे रिलेटेड है। अगली धारा देख लेते हैं, धारा 41, ग्राम पंचायत का बजट। तो जो मैंने अभी बताया कि इनका एक बजट होता है, हर साल आता है, 1 अप्रैल से इनका बजट शुरू होता है, मतलब जो बजट ईयर है वो इनका शुरू हो जाता है। बजट पास कराने हेतु पंचायत के सदस्यों की, जो लोग हैं सदस्य टोटल, जैसे 1000 से कम है जनसंख्या तो एक अध्यक्ष होगा, 9 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम नहीं तो 1/2 या उससे अधिक उपस्थित होने चाहिए, तो कम से कम नहीं तो 5 तो उपस्थित ही होने चाहिए। फिर इनके जो वोटिंग और मतदान करने वालों का बहुमत है, तो टोटल 3 लोग, अगर 5 उपस्थित हैं तो 3 लोग इसके पक्ष में मतदान करेंगे, तभी ये बजट पारित होगा साधारण बहुमत से। अब यहाँ पे आपका निधि वगैरह संपत्ति वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं न्याय पंचायत। सबसे ब्रॉड यही है, सबसे ज़्यादा धाराएं इसी में मिलेंगी। न्याय पंचायत होती क्या है पहले समझ लो। देखो, कोर्ट है, कोर्ट में क्या चलती हैं चीज़ें कि हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जिला कोर्ट होते हैं। जिला में सेशन कोर्ट हो गए आपके, और सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय, ठीक है। ये जिला के हो गए। इसके अंदर अधीनस्थ न्यायालय हो गए, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय। तो एक ऐसी ही होती है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत को क्यों बनाया गया कि पहले भी जो निर्णय दिए जाते थे, गांव के मसले सुलझाए जाते थे, वो गांव के जो बुजुर्ग होते थे, ज्ञानी लोग होते थे, वो बैठ के सुलझाते थे। तो यहाँ से जब अगर कोई मैटर यहीं पर सुलझ सकता है तो ऊपर क्या है, मुकदमे का बोझ कम होगा। जो करोड़ों में मुकदमे में सुनवाई नहीं हो पा रही वो कम होगी, इसलिए न्याय पंचायत बनाई गई। न्याय पंचायत में कैसे काम करेगा कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुना होगा। फिर जो सरकार का निहित प्राधिकारी होगा वो इन्हीं सदस्यों में से जितने पंचों की व्यवस्था है वहाँ की न्याय पंचायत में, जितने की जनसंख्या के आधार पर जरूरत है, इन्हीं सदस्यों में से चुन लेगा। जैसे ही ग्राम पंचायत के सदस्य न्याय पंचायत में आएंगे तो उनको बोला जाएगा पंच। जब वो पंच बन गए तो वो यहाँ से सदस्य नहीं रहेंगे। फिर यहाँ जो सदस्यों की वैकेंसी होगी वो अपने आप दोबारा भरी जाएगी। इसका मतलब है 2 पदों पर कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। इन्हीं पंचों में से इनका एक हेड चुना जाएगा, जिसे सरपंच बोला जाएगा, और एक उप हेड चुना जाएगा जो उप सरपंच होगा, ठीक है। इस प्रकार से चुनेगा। अब इनकी बेंचें बना दी जाएंगी, 5 बेंचें बनेंगी जो अलग अलग विषयों पर सुनवाई करेंगी। बेंच में एक सभापति होगा जो हेड करेगा उस बेंच को, कार्रवाई वगैरह कैसे होगी वो। अगर किसी बेंच में आपका इसका सरपंच है या उप सरपंच है तो वो अपने आप सभापति भी बन जाता है। इस प्रकार से एक टाइप की कोर्ट की व्यवस्था है। बस इनके कुछ प्रतिबंध हैं कि ये दंड, जो कारावास है ना, जेल में कारावास का दंड नहीं ले सकती हैं। निरुद्ध तो करा सकती हैं, हिरासत में तो ले सकती हैं, हिरासत में ये भेज सकती हैं किसी व्यक्ति को, डिटेन करवा सकती हैं, सब चीज़। लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसमें किसी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकती कि तुम्हें 2 साल की कारावास होगी, 3 साल की। जो ये अर्थदंड ज़्यादा देती हैं, अर्थदंड में 100 रुपये मैक्सिमम जितने दंड मिलेंगे 100 रुपये तक ही हैं। इन पर पुराना बना कानून है, ज़्यादा दंड की व्यवस्था है नहीं। बट ये है कि इनका एक आगे चल के विवादों को निपटाने में बड़ा योगदान आता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं धारा 42 क्या बोलती है। राज्य सरकार का जो विहित प्राधिकारी है वो जिलों को मंडलों में विभक्त करेगा। हर मंडल पे क्या होगी, एक न्याय पंचायत होगी, तो जिलों को जितने भी मंडलों की जरूरत होगी न्याय पंचायतों की, उसमें विभक्त करेगा, और प्रत्येक मंडल के लिए एक न्याय पंचायत होगी, ये इसमें लिखा है। तो न्याय पंचायत का क्षेत्र क्या होगा, एक मंडल होता है जो क्षेत्राधिकार होता है। सदस्य संख्या क्या होगी, कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम 25। तो 10 से 25 के बीच में इसमें सदस्य हो सकते हैं, वो भी जरूरत के अनुसार। स्थान के रिक्त होने पर भी ये पंचायतें काम करेंगी। कोई ये नहीं बोल सकता है जिसका भी केस चल रहा है कि इसमें स्थान रिक्त है तो अभी इनका निर्णय मान्य नहीं करेंगे। नहीं, स्थान रिक्त है तब भी काम करती रहेंगे, वो माना जाएगा। अब आते हैं धारा 43 पे। ये है पंचों की नियुक्ति कैसे होगी, इनका कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल यहाँ से समझ लो, अभी इनका कार्यकाल वही होगा जो पंचायत का कार्यकाल होगा।
ग्राम पंचायत जिस दिन चुनी गई, सपोज करो उसके 5 दिन बाद आपकी न्याय पंचायत चुन ली गई, तो इसका न्याय पंचायत का कार्यकाल क्या है, जिस दिन चुनी गई तब से शुरू होगा, मतलब 5 दिन लेट। लेकिन ये काम तभी तक करेगी जब तक पंचायत का कार्यकाल है। तो सिंपल सा है कि फिक्स इनका कार्यकाल नहीं, डिपेंड करता है ग्राम पंचायत के कार्यकाल। अगर बीच में इन्होंने कुछ गड़बड़ की तो मैंने बोला कि राज्य सरकार तो हेड होती है इसकी, तो ये हटा भी सकती है जो न्याय पंचायत के सदस्य वगैरह हैं उनको। तो विहित प्राधिकारी जो राज्य सरकार का है वो क्या करेगा, ग्राम पंचायत सदस्यों में से नियत सदस्यों को जितनी जरूरत है पंच नियुक्त कर देगा। किन में से, ग्राम पंचायत के सदस्यों में से। तो पहले तो ग्राम प्रधान चुना जाएगा, उस पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे, उनमें से ही क्या बनेगी, न्याय पंचायत बनेगी। और जैसे ही न्याय पंचायत में वो लोग चुने जाएंगे उनको बोला जाएगा पंच, और जैसे ही पंच बनेंगे उनको ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे, जो वैकेंसी ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में आएंगी उनको फिर से भर लिया जाएगा। अगर प्राधिकारी को पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, ठीक है, जो सरकार का अधिकारी है, तो वो क्या करेगा, ग्राम सभा। अब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अब तक तो आपको अंतर पता चल जाना चाहिए। ग्राम सभा बड़ी होती है, ग्राम सभा में गांव के 18 वर्ष से ऊपर के सभी वो लोग जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है सब आ जाते हैं। और पंचायत क्या होती है, जब ये लोग अपने में से ही जिन लोगों को चुनते हैं वोटिंग द्वारा, तो या तो वो पंचायत के सदस्य बनते हैं या प्रधान बनता है, वो मिलके बनाते हैं पंचायत। तो पंचायत में गिने चुने 10 या 12 लोग होते हैं, इसमें 1000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्राधिकारी को पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिले तो वो ग्राम सभा सदस्यों में से ही नामांकन कर सकता है और किसी को भी पंच बना सकता है। तो पंचों का काम क्या होता है, न्याय करना, ये ध्यान रखना। पंच का काम न्याय करना होता है और सरपंच इनका हेड होता है। ये अपने में से ही एक व्यक्ति को सरपंच चुनते हो, एक को उप सरपंच। एमपी में आप जाओगे तो जो प्रधान होता है उसी को सरपंच बोला जाता है, तो एमपी वाले कंफ्यूज ना हो। सरपंच मेनली न्याय करने के लिए पद बनाया गया था और ग्राम प्रधान पंचायत का हेड होता है। धारा 44 क्या बोलती है, सरपंच तथा सहायक सरपंच का निर्वाचन, इनका चयन पंचों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। तो जितने भी पंच वो जो प्राधिकारी है सरकार का, जितने लोगों को पंच बनाए, जब पंच बन गए सारे लोग तो वो पंच क्या करेंगे, आपस में बैठक करके अपने में से ही सरपंच और उप सरपंच का चुनाव करेंगे या सहायक सरपंच का। धारा 45 क्या बोलती है, पंच का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल तक रहेगा बशर्ते उसे अन्य वजहों से हटाया ना गया हो, ये चीज बता चुका हूँ। धारा 47 पे आते हैं, पंच सरपंच विहित प्राधिकारी को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकते हैं। तो अगर किसी को भी त्यागपत्र देना हो तो कोई पंच है, मतलब जो सदस्य न्याय पंचायत के, सरपंच हो या उप सरपंच या सहायक सरपंच, ये सब उस प्राधिकारी को विहित करके या संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकते हैं। धारा 49 देख लेते हैं। न्याय पंचायतों की बेंच होगी, जो मैंने बताया पहले कि 5 बेंचों का निर्माण करेंगे, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे देंगे कि इससे रिलेटेड मामला आया तो आप सुनोगे, इससे रिलेटेड आया तो आप सुनोगे। बेंचों के निर्माण, कार्यप्रणाली से संबंधित विवाद पर विहित प्राधिकारी जो होगा इसका निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पे भी सरकार ने अपने हैंड में रखी हैं चीज़ें कि बेंचों का निर्माण कैसे होगा, इनकी कार्यप्रणाली कैसे होगी, कैसे क्या करेगी। तो इनका अगर विहित प्राधिकारी समझो कि डीएम है तो उसका निर्णय ही अंतिम होगा। धारा 50 देख लेते हैं। सरपंच तथा सहायक सरपंचों के अधिकार इसमें वर्णित हैं, तो ये ज़्यादा नहीं थे, बस इतना जानो कि सरपंचों और सहायक सरपंचों के अधिकार से रिलेटेड धारा कौन सी है। अब क्या क्या अधिकार होंगे कि बेंचों का निर्माण, क्या, कौन सा व्यक्ति किस बेंच में होगा, कौन इसका सभापति बनेगा बेंच का, ये सब चीज़ें निर्णय, किस दिन बैठेगी किस दिन नहीं बैठेगी, कैसे निर्णय दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें सरपंच और सहायक सरपंच मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। धारा 51, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी न्याय पंचायत होती है क्या यह केवल दीवानी मामले सुनती है। दीवानी मामले मैंने बता दिया कि दीवानी मामले होते हैं जिनमें अर्थदंड ही दिया जाता है, कारावास वगैरह नहीं दिया जाता। दूसरी चीज़ छोटे मामले होते हैं, ठीक है, आर्थिक मामले जैसे विवाह तलाक वगैरह, ये भी दीवाने ही आते हैं। विवाह तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, है ना, ये सब चीज़ें दीवानी मामले हो गए। तो दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को सुनती है न्याय पंचायत, और इस न्याय पंचायत के समक्ष इन मामलों को प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, अगर न्याय पंचायत को लगा कि ये मामला उसके अधिकार की सीमा से ऊपर है तो ये क्या करेगी, अपने से ऊपर के न्यायालय को भेज सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन इनके सामने मामले प्रस्तुत हो सकते हैं दोनों टाइप के, और कुछ मामलों में ये निर्णय भी देते हैं, चाहे फौजदारी हो चाहे दीवानी।
धारा 54 देख लेते हैं। कोई न्याय पंचायत कारावास का मूल दंडादेश नहीं दे सकती। बस ये है कि आदेश नहीं दे सकती है कि इस व्यक्ति को 2 साल की कैद हुई या 1 साल की, कारावास का नहीं दे सकती है, अर्थदंड लगा सकती है। धारा 55 अभियोग में हस्तक्षेप। अभियोग मतलब मुकदमा। तो मुकदमे में कब कौन सी अदालत हस्तक्षेप कर सकती है उसके बारे में है। तो सीधा लिखा है, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित, इस अधिनियम में जितने उपबंध हैं उसके अलावा, ठीक है, कि किन किन दशाओं में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, ये अधिनियम में लिखा है। उन दशाओं को छोड़कर उस न्याय पंचायत द्वारा परीक्षणीय किसी अभियोग में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, न्याय पंचायत जिस मुकदमे को देख रही है उस समय तो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, केवल इन दशाओं को छोड़ के जिनका वर्णन इस अधिनियम में है। जैसे इसमें लिखा है कि कोई न्यायालय आईपीसी की धारा 431 या 447 है, इसके तहत अगर कोई अपराध हुआ है तो इसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, बाकियों में नहीं। धारा 56 देखते हैं, न्यायालयों द्वारा न्याय पंचायत को अभियोगों का स्थानांतरण किया जाना। मतलब जो ऊपर का हायर जुडिशियरी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो ये क्या कर सकती हैं, ये अगर देखेंगे कि कोई मामला इनके पास आया है लेकिन ये छोटे लेवल पे निपट सकता है, तो ये मामले को ट्रांसफर कर सकती है न्याय पंचायत को। यही इसमें लिखा है। दूसरा है धारा 58, सेम काम न्याय पंचायत कर सकती है, अब कुछ मामलों को ऊपर भेज सकती है, कि न्याय पंचायत द्वारा मुकदमों का न्यायालयों को स्थानांतरित किया जाना, अन्य न्यायालयों को। अगर कोई विचाराधीन, अगर अब किस किस बेस पे ये ऊपर ट्रांसफ़र कर सकती है, तो अगर कोई विचाराधीन मुकदमा अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो या फिर अपराध हेतु पर्याप्त दंड न दे पाए। अगर मतलब ये जो आपकी न्याय पंचायत है तो इसको तो पता है कि किसी को कारावास का दंड दे नहीं सकते हैं, रुपए में भी दंड देने की एक सीमा लगी हुई है, और उसका अपराध बड़ा है, तो ये क्या सोचेगी कि इसका अपराध है, हम तो दंड दे नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफ़र कर देगी ऊपरी अदालत को। तो इसने अगर जिला अदालत को कर दिया तो जिला अदालत को तो मृत्युदंड देने तक का भी अधिकार है, तो वहाँ पे उसको समुचित न्याय मिल सकता है। आगे चलते हैं। धारा 59, कुछ व्यक्तियों का परीक्षण न्याय पंचायत द्वारा नहीं किया जाना। मतलब इसमें कुछ व्यक्तियों का बोला है कि इनका मुकदमा न्याय पंचायत में नहीं चलेगा। कौन कौन से हैं या कौन कौन सी कंडीशन है जब ये नहीं चलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पहले किसी न्यायालय ने 3 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा दे दी, तो ये पता ही है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, इसको न्याय पंचायत क्या दंड देगी। अगर देगी तो इसके साथ क्या होगा, न्याय थोड़ी होगा जो व्यक्ति जिसके खिलाफ अन्याय हुआ है, क्योंकि न्याय पंचायत ने उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगा दिया, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, पहले ही वो 3 साल से ज़्यादा का कैद लेके आया, तो इनका मामला सीधा न्यायालय में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए, जुआ खेलते हुए पकड़ा गया दूसरी बार, एक बार दोषी ठहरा दिया गया, दंडित हो चुका, वो दूसरी बार पकड़ा दिया गया, तो अब ये मामला सीधा न्यायालय में जाएगा, इसको न्याय पंचायत नहीं सुनेगी, क्योंकि यहाँ पे भी वही बात हो गई है कि ये समुचित दंड नहीं दे सकती इसको। अगर कोई व्यक्ति जनसेवक हो, तो जो मैंने बताया कि जितनी भी समितियाँ हैं उनका सदस्य हो, न्याय पंचायत का हो, संयुक्त समिति का, तो इन सबको क्या है, जनसेवक बोला जाएगा। इन जनसेवकों के खिलाफ भी क्या है, मुकदमा नहीं सुन सकती, जो आईपीसी 1860 की धारा में वर्णित है। अब धारा 60 देख लेते हैं। कोई फरियादी है जो न्याय पंचायत में गया है, अब फरियादी वहाँ फरियाद लेके गया है, उसमें मुकदमे उसका कुछ खर्च हुआ है, पैरवी में खर्च हुआ, समय खर्च हुआ, तो इस खर्च को निकालने के लिए क्या कर सकती है न्याय पंचायत, कि जिस व्यक्ति ने जुर्म किया है उस पर दंड लगाएगी, उस दंड का कुछ भाग बोलेगी कि इस व्यक्ति को, फरियादी को दिया जाए, जिससे कि इसका ये खर्च वगैरह निकल पाए। ये काम भी इसको कर सकती है, मतलब अधिकार दिया गया है। तो फरियादी को प्रतिकर वसूले गए दंड का कुछ भाग या संपूर्ण दंड जो वसूला गया मुकदमे व्यय क्षतिपूर्ति के रूप में क्या दे सकती है। अब इसका उल्टा हो गया, एक तो यहाँ फरियादी की बात हो रही है, यहाँ अभियुक्त की बात हो रही है। अभियुक्त मतलब जिस पे क्या आरोप लगे हैं, लेकिन आरोप तो लगे, वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, या ये हो गया सिद्ध कि ये झूठे आरोप थे, तो इसका भी तो लॉस हुआ। तो इस व्यक्ति पे भी प्रतिकर, मतलब इस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए भी जिसने भी झूठे आरोप लगाए हैं उस पर प्रतिकर लगाने की बात कर सकती है कौन, न्याय पंचायत। आगे चलते हैं। धारा 77 देख लेते हैं। बेंच अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को बेंच के सभापति पद हेतु चुनेगी। तो ये सभापति की बात कर रही 77।
पंच याद रखना न्याय से रिलेटेड है, न्याय पंचायत से। पंच और सरपंच ये सब न्याय पंचायत हैं और सभापति भी न्याय पंचायत से रिलेटेड है। तो जो पंच हैं वो अपने में से क्या करेंगे, पहले तो जो पंच बन गए उनकी मिला के 5 बेंचें बना दी जाएंगी। अब एक बेंच में जितने भी सदस्य हैं वो मिलके अपने में से एक को सभापति बनाएंगे। अब किसी में जो सरपंच है, किसी बेंच में तो सरपंच होगा तो अपने आप सभापति बन जाएगा, किसी बेंच में उप सरपंच है वो भी अपने आप सभापति बन जाएगा। तो क्या करेंगे, सभापति पद हेतु चुनेंगे जो कार्रवाई का संचालन करेगा, परंतु यदि सरपंच या उप सरपंच बेंच का सदस्य तो अपने आप सभापति बन जाएगा। धारा 78, ये चीज़ तो आपने उसमें देखी होगी लोकसभा में, जो लोकसभा की समितियां होती हैं, तो लोकसभा का स्पीकर जिस समिति में होगा वो अपने आप उसका अध्यक्ष होता है, या डिप्टी स्पीकर जिस समिति में होगा तो वो अपने आप अध्यक्ष हो जाएगा। धारा 78, संबंधित पक्षों की अनुपस्थिति में वादों तथा मामलों का खारिज किया जाना। अगर जो है जिसने एक तो केस किया, मुकदमा किया, और दूसरा है जिस पे आरोप लगा, आरोपी, दोनों व्यक्ति अगर या तो दोनों अनुपस्थित हैं या एक अनुपस्थित है तो न्याय पंचायत एक आध मौका देगी, फिर भी ये उपस्थित नहीं हो रहे तो न्याय पंचायत को यह अधिकार होगा कि या तो केस को ये रद्द कर दे या फिर अपने हिसाब से जो फैसला इसको उचित लगे वो सुना दे। क्योंकि दूसरे व्यक्ति को मौका दिया, वो अपना पक्ष नहीं रख रहा है, तो ये यही मान के चलेगी कि जो पक्ष इसके सामने आ गया। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या बोलता है कि दोनों पक्षों को सुनो आप, चाहे आपको साफ साफ क्यों ना दिख रहा हो कि ये इस व्यक्ति ने ये किया है, क्राइम किया, फिर भी आप दोनों पक्षों को सुनो, फिर क्या है निर्णय दो, तो इसका पालन होगा। लेकिन दूसरा पक्ष आ ही नहीं रहा है अपना पक्ष रखने, तो न्याय पंचायत क्या करेगी, अपने हिसाब से निर्णय दे सकती है। धारा 79 पढ़ लेते हैं। न्याय पंचायत अपने निर्णयों को पुनरीक्षित अथवा परिवर्तित नहीं करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट धारा है कि जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनको क्या है, अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है। मतलब ये अपने निर्णय को नॉर्थ टू साउथ भी बदल सकते हैं। आज इन्होंने बोल दिया कि नहीं यही सबसे देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगले दिन ये वो चीज़ बोल सकते नहीं, इससे ही सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उस दिन से वही कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, न्याय पंचायत अपने निर्णयों को पुनरीक्षित और परिवर्तित नहीं कर सकती है, सिर्फ जो लिपकीय त्रुटि हुई है उसको सुधार कर सकती है। लिपकीय त्रुटि मतलब जो प्रिंट हो रहा है, लिख रहा है जो व्यक्ति, उसने अगर कोई एरर कर दी मुकदमे में लिखने में, तो वो केवल दूर कर सकती है, लेकिन इसका पुनरीक्षण नहीं कर सकती। धारा 80 देख लेते हैं। न्याय पंचायत के समक्ष विधि व्यवसायी पैरवी नहीं करेंगे। जो प्रैक्टिशनर हैं, लीगल प्रैक्टिशनर, जो वकील हैं, वो न्याय पंचायत के सामने आके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि न्याय पंचायत में कोई जज थोड़ी बैठे हैं जो कानून पढ़ के आए हैं, ये तो पंचायत के मेंबर बैठे हैं। अब इनके सामने कोई वकील आ जाएगा, वकील तो धो देगा इन लोगों को, जैसा चाहे मामले को पलट देगा, तिरछा कर देगा, है ना। तो सीधा बोला है कि इनके सामने क्या होगा, कोई विधि व्यवसायी नहीं आएगा, कॉमन लोग ही अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी बट लगा है। बट क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया है कि न्याय पंचायत ने उसको डिटेन करने, अरेस्ट करने का, अभिरक्षा या निरुद्ध करने का क्या कर दिया है, पहले ही बोल दिया कि इसको डिटेन कर लो पहले, फिर हम इसकी जांच करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि ये दंडादेश कारावास का नहीं दे सकते हैं, कारावास का दंडावेश नहीं दे सकते हैं। तो ये दंडावेश आप जानते हैं क्या होता है? दंडादेश ये होता है फाइनल आदेश कि आपको इतने साल की सज़ा दी जा सकती है कारावास की। फाइनल आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन जब तक जांच चल रही है, साक्ष्य इकट्ठे करने, डिटेन तो कर सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ यहाँ बोली गई कि बंद करने, अभिरक्षा कस्टडी में लेने या डिटेन करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को किया गया है, तब इसका वकील क्या है, पैरवी भी कर सकता है, परामर्श भी दे सकता है। आगे चलते हैं। धारा 83, सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रक्रिया और अधिकार। तो ये क्या है कि अगर न्याय पंचायत को किसी भी केस की सच्चाई का पता लगाना है तो उसको कुछ अधिकार होंगे। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, साक्ष्य मंगा लेंगे किसी से जो उसने बयान दिया उस पर हस्ताक्षर कराने का। तो ये सारा वर्णन है आपका धारा 83 में। धारा 84 क्या बोलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जितने भी सारे पंच हैं इनके बीच में अगर मतभेद हो गया तो फिर बहुमत से ही कोई फैसला या आदेश पारित होगा। धारा 85, न्याय पंचायत से मुकदमों को स्थानांतरित करने का उच्च न्यायालय का अधिकार। देखो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आपका इसके अंडर में सब आ जाते हैं, जितने भी प्रदेश के अंदर न्यायालय होते हैं। और
हर वो चीज़ इनको सुनने का अधिकार है, ट्रांसफ़र करने का अधिकार है और इसका स्क्रूटनी करने का भी अधिकार है हाई कोर्ट को। इनसे बड़ा नहीं होता है कोई राज्य लेवल पे। दूसरा चीज़, जो अधिकरण होते हैं, अर्ध न्यायालय होते हैं, तो कुछ कानूनों में ऐसा लिख दिया था हमारे केंद्र सरकार ने, संसद ने, कि एक कानून की केवल एकमात्र सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ठीक है, जो अधिकरण होते हैं 323A के तहत, अनुच्छेद 323A के तहत। तो इन अधिकरणों में ऐसा जब लिखा था, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि जो अर्ध न्यायालय होते हैं या जितने भी अधिकरण होते हैं वो अर्ध न्यायालय होते हैं। अर्ध न्यायालय यहाँ तक कि वो जो आपका स्पीकर भी होता है वो भी अर्ध न्यायालय की तरह कार्य करता है। और इनके मामलों को आप कहाँ कर सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट इनके ऊपर होता है। आगे चलते हैं, धारा 88, न्याय पंचायत द्वारा सिविल वादों का खारिज किया जाना। तो न्याय पंचायत जो है, कई सिविल सूट्स ऐसे होते हैं, अगर न्याय पंचायत को लगे कि ये थोड़ा गलत उस पर बेस पे दायर किए गए हैं, किसी व्यक्ति को बदनाम या अपमान करने या परेशान करने के पर्पज से किए गए, तो वे इन वादों को क्या है, खारिज कर सकती है। अगला धारा 89, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उस जिला का। यहाँ तो क्या किया, डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने मंडलों में डिवाइड कर दिया, अलग अलग मंडल। मंडल हेतु क्या, न्याय पंचायत बना दी। लेकिन ये भी इसके ऊपर तो बैठा है ना, पढ़ा लिखा जज बैठा है ना, जिसने PCS जे की परीक्षा निकाली है, जिसको कानूनी दाव पेच हर चीज़ पता है। तो वो क्या होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है फौजदारी मामलों के लिए, और मुंसिफ अदालत होती है दीवानी मामलों के लिए। तो या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा या मुंसिफ होगा। ये क्या करेगा कि अगर किसी न्याय पंचायत ने कोई निर्णय दे दिया है, उस निर्णय के खिलाफ कोई अपील गई है, या इसको खुद से ही लग गया कि ये निर्णय जो है वो इन्होंने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके दिया, या इस निर्णय में न्याय हुआ ही नहीं, अन्याय हुआ, सारी चीज़ें हुई, ठीक, तो वो क्या करेंगे, इससे संबंधित सारे अभिलेख अपने पास मंगा सकते हैं, और कुछ उन्हें गड़बड़ लगता है तो वो नया आदेश पारित कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि न्याय पंचायत के ऊपर कोई है नहीं, न्याय पंचायत के ऊपर जस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट शुरू हो जाते हैं। तो अगर न्याय पंचायत ने कोई भी मामले पर निर्णय दे दिया तो 60 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। फिर इसके बाद ये कोर्ट देखेंगे, इनसे संबंधित अभिलेखों को मंगा सकते हैं, और यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि अन्याय हुआ है तो वह ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ऑर्डर में क्या क्या हो सकता है, या तो पूरे मामले को खारिज कर सकते हैं, या आंशिक भाग जो उन्हें लग रहा है ये गलत है उसको खारिज कर सकते हैं, या नए सिरे से सुनवाई करके नया निर्णय दे सकते हैं। ये सारा आपका ऊपर की अदालतों का काम है। अगली धारा देख लेते हैं, धारा 94 का। इसमें क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर न्याय पंचायत के जो सदस्य हैं या उन्होंने जो निर्णय दिया है उसको कोई मान नहीं रहा है, हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, निर्णय की आलोचना कर रहा है, सदस्यों को भला बुरा बोल रहा है कि ये सदस्य खराब हैं, है ना, बोल लेते हैं ना, जजों पे भी आजकल लोग बाग बहुत खराब खराब बोलते हैं, ये तो न्याय पंचायत के सदस्य हैं। तो इसमें इनको कार्रवाई करने का क्या है, अधिकार है। लेकिन ये क्या है, केवल 10 रुपये तक का अर्थदंड दे सकती हैं। तो बहुत ही छोटी चीज़ है, बट है, एक प्रोसेस है कि हाँ, कंटेम्प्ट का काम ये खुद कर सकती हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या न्याय पंचायतों को अपने कंटेम्प्ट के लिए कुछ कार्रवाई करने का अधिकार है, तो हाँ बिल्कुल है, धारा 94 का इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सेकंड पार्ट खत्म होता है। इसके बाद एक थर्ड पार्ट आएगा, वो इससे भी आसान होगा और उसमें भी कम धाराएं रहेंगी, फिर यहाँ पे ये चीज़ें आपकी खत्म हो जाएंगी। ये बैचेज की जानकारी है कि जो BPO का आपका बैच चल रहा है, ठीक है, 299 इसकी फीस है। अगर आप चाहते हो कि सारी PDFs वगैरह आपको सब चीज़ मिल जाए तो आपको पेड बैच में मिल जाएंगी वो सारी चीज़ें, प्लस आगे चल के टॉपिक वाइज MCQ जो वहाँ पे होंगे, टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, टास्क दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स से उनको ऐड कराया जाएगा, वैल्यू एडिशन भी जो आना होगा, वो सारी चीज़ें, मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ होती रहती है कि आपको एक इंगेज रखा जाता है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो कई बार आपका रिवीजन हो जाता है और बहुत सारा फायदा हो जाता है। तो अगर आप पेड बैच में जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये नंबर दिया गया, एक मिनट, उसके लिए मैं नंबर बता दे रहा हूँ, ये गलत शायद जानकारी दे दी गई, 8586982085। इस नंबर पे आपको फ़ोनपे या पेटीएम करना है, नाम मिला लेना, करण कुमार आएगा। फीस पे करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, किस नंबर पे, जो GS रेवोल्यूशन ग्रुप है उसमें किसी भी एडमिन को भेज सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।